24 अगस्त 1946 को ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर ने एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें 16 और 17 अगस्त को बंगाल में जो भी हुआ उसके बारे में थी। इस रिपोर्ट में सुहरावर्दी के बारे में लिखा था, कलकत्ता में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सुहरावर्दी के लिए कुछ अच्छा कह सके, यहां तक कि रिस्पेक्टेबल मुस्लिम्स भी। वर्षों से उन्हें किंग ऑफ द गूंडास कहा जाता रहा है और मेरी निजी राय है कि उन्हें पूरी तरह से अंदाजा था कि क्या होने वाला है और उन्होंने उसे बढ़ने दिया और शायद अपने गूंडा गैंग्स के साथ मिलकर उपद्रव फैलाया। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था। इससे ठीक एक साल एक दिन पहले यानी 16 अगस्त 1946 को बंगाल की गलियों ने वो सब देखा जो शायद उन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहानी 1946 के बंगाल की। 1946 का बंगाल आज के बंगाल से अलग था। वो ब्रिटिश इंडिया की 3 प्रेसिडेंसीज में सबसे बड़ा था। भारत के एनलाइटमेंट का प्रतीक माना जाता था। तब का कैलकाटा कोई आम शहर नहीं था, बल्कि ब्रिटिश कॉलोनीज में ब्रिटिश एम्पायर का लंदन के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट शहर था, जिसे सेकंड सिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता था। बंगाल एनलाइटमेंट का सिंबल रहा है, जहां लॉजिक, विजडम और कल्चर ने एक नए भारत को जन्म दिया। कलकत्ता एक आइडिया था, जहां पोएट्स, फिलोसोफर्स, रिफॉर्मर्स और इंटेलेक्चुअल्स एक नई बंगाल की कहानी कह रहे थे। 1946 में भी इस शहर को देश की इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम से लेकर बंकिम चंद्र के वंदे मातरम तक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के रिफॉर्म से लेकर आधुनिक शिक्षा के राइज तक, इसके यूनिवर्सिटीज, न्यूज़पेपर्स और डिबेट्स के थ्रू नए आइडियाज पूरे देश में फैल गए। बंगाल एनलाइटमेंट का सिंबल रहा है और इस शहर को इंडिया की इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहा जाता था। बंगाल के इंटेलेक्चुअल एनलाइटमेंट के अलावा बंगाल की एक और पहचान है, और वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भारत की आजादी की लड़ाई को कलेक्टिवली और सबसे ज्यादा फियर्सली लड़ना। 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब इंडियंस आजादी की उम्मीद कर रहे थे, तब आजादी तो बहुत दूर की बात थी। उनको वो डोमिनियन स्टेटस तक नहीं दिया जा रहा था जो प्रॉमिस खुद अंग्रेजों ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अपनी हेल्प करने के लिए भारतीयों को किया था। अंग्रेजों के साथ डिस्कशन चल रही थी और तभी कैबिनेट मिशन भारत आता है। इसका काम था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं से बात करना और भारत के भविष्य को लेकर कुछ डिसीजंस लेना। थोड़े बहुत सहमति और असहमति के साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान में एक यूनाइटेड इंडिया का प्रपोजल था, लेकिन सेंटर को वीक रखा गया था और प्रोविंसेस के ग्रुप बनाए जाने थे। कैबिनेट मिशन प्लान को पहले एक्सेप्ट करने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने जल्द ही अपना स्टैंड चेंज कर दिया। कुछ ही हफ्तों में जिन्ना ने डिक्लेयर किया कि ये प्लान मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और उन्होंने फिर से पाकिस्तान की डिमांड दोहराई। इस शिफ्ट की झलक उनके डायरेक्ट एक्शन के डिक्लेरेशन में दिखी, जिसके जरिए उन्होंने ब्रिटिश और कांग्रेस पर प्रेशर बनाने की कोशिश की कि मुसलमानों के लिए अलग नेशन की डिमांड एक्सेप्ट की जाए। हुसैन शहीद सुहरावर्दी, जो उस समय बंगाल के प्रीमियर थे, ने जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे का समर्थन किया। स्टार ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग का माउथपीस, जो कोलकाता से पब्लिश होता था, ने अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे से ठीक पहले कुछ सबसे कंट्रोवर्शियल आर्टिकल्स पब्लिश किए। इसमें 13 अगस्त 1946 को लिखा था, मुसलमानों को याद रखना चाहिए
कि रमजान के महीने में ही अल्लाह ने जिहाद की इजाजत दी थी। रमजान में ही 313 मुसलमानों ने हजारों काफिरों के खिलाफ बैद्र की लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की थी। रमजान में ही 1 लाख मुसलमानों ने पैगंबर के नेतृत्व में मक्का को फतह किया और अरब में अल्लाह का साम्राज्य स्थापित किया। 13 अगस्त 1946 को बंगाल प्रोविंशियल मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर किया कि 16 अगस्त शुक्रवार को पब्लिक हॉलिडे रहेगा ताकि मुस्लिम बड़ी संख्या में रैलियों में शामिल हो सके। सुहरावर्दी की सरकार ने इसे गवर्नमेंट हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया। इस डिसीजन से एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के सामने कोलकाता में भारी भीड़ इकट्ठा होने का रास्ता खुल गया। 16 अगस्त को सुहरावर्दी खुद ऑक्टोलोनी स्मारक, आज का शाहिद मीनार में क्राउड के सामने आता है और लोगों को एड्रेस करता है। उसके एड्रेस की कोई ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस वक्त के न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल से पता चलता है कि सुहरावर्दी ने अपने स्पीच में कांग्रेस पर मुसलमानों के साथ धोखा देने का आरोप लगाया। उसने कहा कि मुस्लिम्स को अपनी ताकत दिखानी होगी, ये साबित करना होगा कि हम एक अलग कौम हैं। उस वक्त के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने क्राउड को कॉन्फिडेंस दिलाया था कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, जिससे माहौल और उग्र हो गया और मुस्लिम लीग की विशाल सभा के बाद जुलूस और टकराव ने हिंसा का रूप ले लिया। लेकिन 16 अगस्त के दिन बंगाल ने जो कुछ भी देखा उसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उस दिन जो भी हुआ उसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन उनमें से एक रिपोर्ट जो खुद अंग्रेजों ने तैयार की थी, वो रिपोर्ट जो इस घटना के 6 दिन बाद यानी 22 अगस्त को लिखी गई थी। 24 अगस्त 1946 को ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर ने एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें 16 और 17 अगस्त को बंगाल में जो भी हुआ उसके बारे में थी। इस रिपोर्ट में सुहरावर्दी के बारे में लिखा था, कलकत्ता में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सुहरावर्दी के लिए कुछ अच्छा कह सके, यहाँ तक कि रिस्पेक्टेबल मुस्लिम्स भी। वर्षों से उन्हें किंग ऑफ द गुंडास कहा जाता रहा है और मेरी निजी राय है कि उन्हें पूरी तरह से अंदाजा था कि क्या होने वाला है और उन्होंने उसे बढ़ने दिया और शायद अपने गुंडा गैंग्स के साथ मिलकर उपद्रव फैलाया, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति को समय समय पर मुआवजा मिलता रहता है। इस दंगे का नतीजा दोनों समुदायों के बीच पूर्ण अविश्वास के रूप में सामने आया है। ज्यादातर बाबू अपने दफ्तर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि मुस्लिम इलाकों से गुजरना पड़ता है और उन्हें चाकू लगने का डर है। हालांकि शहर शांत है, फिर भी स्टैबिंग की घटनाएं हो रही हैं और दोनों पक्ष बहुत डरे हुए हैं। आज 22 तारीख ट्राम चल रही है, बसें और टैक्सियां चल रही हैं और शहर तेजी से सामान्य हो रहा है। हमने लगभग सभी लाशें साफ कर दी है, डीडीटी का छिड़काव किया गया है और हर संभव कोशिश की गई है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यूरोपीय लोगों पर हमला नहीं किया गया, सेना के ट्रकों पर कोई ईंट नहीं फेंकी गई या जब उन्होंने भीड़ को तितर बितर करने में सक्रिय भूमिका निभाई।